हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कि अपोज करती है इलेक्ट्रिकल करंट को। अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो यह एक पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है, जिसकी कुछ वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू होगी और अलग अलग पावर कंजम्पशन पे आती है कि यह कितने पावर को कैरी कर सकती है। इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज़ की आती हैं। तो अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका जो एसआई यूनिट है ये ओहम्स में है। तो ओहम्स कौन थे? ओहम्स एक जर्मन के फिजिस्ट थे जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओहम था। यह जॉर्ज साइमन ओहम थे। इनके नाम पे ही जो इनका यूनिट है उसको रखा गया है। रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमें ओहम्स लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम ओहम्स लॉ को समझते हैं। ओहम्स लॉ जो है वो ओहम्स ने दिया था, जॉर्ज साइमन ओहम्स ने दिया था। इनका कहना था कि जब भी हम किसी मटेरियल को वोल्टेज देते हैं तो जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के at a constant temperature. Voltage is directly proportional to the current at a constant temperature. और जब भी हम अदर कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं, अदर कंडीशन कौन सी होगी? प्रेशर आ गया, एक टेम्परेचर आ गया, एक्सपेंशन वगैरह जो भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, तभी यह ओम्स लॉ काम करता है। अगर हम मैथमेटिकली के टर्म में देखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया जाए तो V इज इक्वल टू द IR आ जाएगा। तो R क्या है? वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज ऑल्सो नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो इसी को क्या कहा गया है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा गया है और रेजिस्टेंस को कहा गया है। अगर हमें रेजिस्टेंस को थोड़ा और जानना है तो हमें इसका एक अलग से फॉर्मूला है, उसको देखना पड़ेगा। जो ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR है, ठीक है। यहाँ पे V हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज है, I हमारे पास जो सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है वो है, और R जो है रेजिस्टेंस है। तो जो रेजिस्टेंस है इसका फर्दर एक और फार्मूला है, मैथमेटिकली फार्मूला है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है, L हमारे पास लेंथ है और A हमारे पास एरिया है। रो रेजिस्टिविटी है जिसके यूनिट ओहम मीटर में है, ठीक है। यह एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। L हमारे पास लेंथ है, लेंथ ऑफ द मटेरियल है, A हमारे पास एरिया है। लेंथ मीटर में होती है और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, या फिर इन सभी के यूनिट सेम कर दें तब जाकर, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम रेजिस्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक यूनिट क्यूब लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है तो इसमें हमारे पास एरिया भी यूनिट एरिया होना चाहिए और लेंथ भी है यूनिट होनी चाहिए। लेंथ यूनिट और एरिया यूनिट होने के बाद जब इसके अपोजिट फेजेस में से रेजिस्टेंस को मेज़र किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो जो भी इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगी वही उसकी रेजिस्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल जो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है ये 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर होती है। तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी आती है, इसीलिए अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होने के कारण रेजिस्टेंस भी अलग अलग आती है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा और ओहम्स लॉ के बारे में जानना चाहते हैं तो हम एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल आयरन है जो कि 100 ओहम की रेजिस्टेंस है, जो 2.5 एम्पियर करंट ले रही है, ठीक है, तो उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होनी चाहिए ताकि ये स्पेसिफिकेशन मीट हो जाए। तो जो हमारे पास जो दिया गया है वो है 100 ओम दिया गया है और 2.5 एम्पियर दिया गया है। तो वोल्टेज को निकालने के लिए हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR, I भी हमारे पास है और R भी हमारे पास है। तो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 250 वोल्ट आ रहा है, यानी कि हमें 250 वोल्ट चाहिए 2.5 एम्पियर को सर्कुलेट कराने के लिए, जब मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओहम है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम रेजिस्टिविटी से रिलेटेड देखते हैं। अगर हमारे पास
एक वायर है जिसका लेंथ 20 मीटर है और जिसकी रजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वह कितनी होगी? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, बाकी सभी कंपोनेंट दिए गए हैं, हमारे पास रजिस्टिविटी दिया गया है, लेंथ दी गई है, एरिया दिया गया है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए R इज इक्वल टू रो L बाई ए का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रो क्या है? 1.7 इंटू 10⁻⁸ और जो लेंथ है ये 20 मीटर है और जो एरिया है वो 0.1 मीटर स्क्वायर है। जैसे ही हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, इतना ओहम का हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जो रेजिस्टेंस है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जैसे जैसे मेरा एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस मेरी कम होगी, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी भी बढ़ने से हमारी रेजिस्टेंस बढ़ती है। और कुछ और एग्जाम्पल हैं जो कुछ और फॉर्मूले हैं जो कि हेल्प करते हैं न्यूमेरिकली हमें किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि ओम्स लॉ से जुड़ी हुई है। ठीक है, हम जानते हैं ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है। ठीक है, अगर हम R को इस तरफ ले जाते हैं तो V अपॉन दी R इज इक्वल टू I बन जाता है। ठीक है, अगर हम पावर को देखते हैं तो पावर होती है इन द DC P इज इक्वल टू VI। ठीक है, और AC के केस में पावर क्या होती है आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है, तो P इज इक्वल टू VI, तो जैसे ही हम वोल्टेज को यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ की वोल्टेज को, तो यहाँ पे IR जैसे हमने पुट किया मल्टीप्लाइड विद I, तो पावर हमारी क्या हो जाएगी? I इंटू आई स्क्वायर इंटू R। तो जो पावर होती है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R हो जाती है। उसी तरह अगर हम I की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ से V बाई R, तो हमारे पास जो पावर आती है V क्रॉस V बाई R, जो कि रिजल्टेंट आता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन दी R। इस तरीके से कुछ फॉर्मूले थे जो कि आपको हमेशा मदद करेंगे पावर, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में। ठीक है, यह वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।